आज हम 2024 में आई हुई एक थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोंट मूव। मूवी की कहानी काफी बढ़िया है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम एरिश नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ट्रॉमा में थी क्योंकि हाल ही में उसने अपने बेटे को खो दिया था। वो सुबह सवेरे उठती है जबकि उसका हस्बैंड सो रहा था और फिर वो ड्रॉ से एक चाकू निकालती है, उसे अपने पास रख लेती है। अपने बेटे की टॉय बोर्ड को भी वो अपने पास रख लेती है। अपनी कार निकाल के वो उसी रास्ते की तरफ चल पड़ती है जहाँ पे उसके बेटे की मौत हुई थी। अपनी कार को वो कार पार्किंग में पार्क कर देती है और पैदल ही सफर करती है उस पहाड़ पे जाने के लिए। जब वो इस पहाड़ पे पहुंचती है तो अपने बेटे की मेमोरियल के सामने पहुंच जाती है और यहाँ पे वो उसकी टॉय को भी रख देती है। अपने पति और उसके लव इनिशियल के नीचे वो अपने बेटे का इनिशियल भी लिख देती है और इसके बाद वो उस चोटी की तरफ पहुंचती है जहाँ पे वो छलांग लगाने वाली थी क्योंकि उसके बेटे के बगैर उसकी जिंदगी मीनिंगलेस हो गई थी। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आती है, आज का मौसम कितना खूबसूरत है। आयरस चौंक जाती है। उसके पीछे हल्का मुस्कुराता हुआ एक अनजान आदमी रिचर्ड खड़ा है और रिचर्ड के आने की वजह से आयरिश एक मिनट के लिए घबरा जाती है। रिचर्ड कहता है कि मैंने पेड़ के पास कुछ तस्वीरें देखी हैं, क्या वो तस्वीरें आपने रखी हैं? आयरिस का चेहरा कस जाता है जैसे कि उसके अंदर के घाव एक बार फिर से ताजा हो गए हों और वो कहती है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और बिना पलक झपकाए वो आगे की तरफ बढ़ती है जैसा कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो। लेकिन रिचर्ड रुकता नहीं और वो आहिस्ता से कहता है कि मैं भी इन हालात से गुजर चुका हूँ। कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया था और एक्सीडेंट से पहले हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था और उसके लिए मैं आज तक खुद को कोसता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने वो गलती ना की होती तो वो मेरे साथ होती, वो जिंदा होती। रिचर्ड की आवाज में दर्द था जिसे सुन के एरिस को अपना दर्द हल्का लगने लगता है। शायद पहली बार उसे लगा था कि वो अकेली नहीं है जो कि इस दर्द से गुजर रही है। फिर वो बताती है कि मेरा नाम आयरिश है। कुछ अर्सा पहले मैं अपने पति और बेटे के साथ यहाँ पे आई थी। हमें पता ही नहीं चला कि हमारा बेटा कब इस चोटी तक पहुँच गया। हमें उसकी चीख तक सुनाई नहीं दी। मैंने ये सब कुछ कई बार भुलाने की कोशिश की लेकिन आज तक भुला नहीं पाई। तभी रिचर्ड कहता है कि अपने दर्द में पूरी तरह टूट जाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनों के लिए सारी उम्मीदें खत्म कर दो। एक्सीडेंट के बाद मुझे भी कई बार इस तरह के ख्यालात आए थे। हमें उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो कि हमारे मरने के बाद सेम इसी तकलीफ में फंस जाएंगे जिसमें से हम गुजर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये दर्द अपनों को देना अच्छा रहेगा? रिचर्ड के शब्दों में ऐसा सच है जो कि दिल को छू जाता है। आयरिस एक पल के लिए रुक के सोचने लगती है और इसके बाद रिचर्ड यहाँ से जाने लगता है। आयरिस एक पल के लिए रुक के सोचने लगती है लेकिन उसके अगले ही पल आयरिस के कदम भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। उसका मन अब पहले से काफी हल्का है, मानो रिचर्ड की उम्मीद ने आयरिस की दर्द पे जीत हासिल कर ली हो। ये दोनों नीचे उतर के एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आयरिस अपनी कार के पास जाती है तो देखती है कि रिचर्ड की कार उसकी कार के पास खड़ी है। रिचर्ड उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में एक छाता है और वो उससे कहती है कि यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही तो वो छाता क्यों लेके आया है? तो वो उससे कहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। दरअसल ये छाता नहीं बल्कि एक स्टैंड डिवाइस था जिसके हेल्प से वो आयरिश को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे बेहोश कर देता है और जिसके बाद वो उसके हाथ पांव बांध देता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसे लेके वो यहाँ से जाने लगता है। और जब आयरिश की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वो इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि रिचर्ड एक किडनैपर है जो कि उसे किडनैप करके लेके जा रहा है। आयरिश अपने स्मार्ट वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। तभी आयरिश को याद आता है कि निकलते समय उसने अपनी पॉकेट में एक चाकू भी रखा था। वो इस चाकू को निकालती है और अपने हाथ में लगे हुए प्लास्टिक की इस रस्सी को काटने लगती है और वो रिचर्ड से बात भी करती है। उसे कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लोए के बारे में बताए लेकिन रिचर्ड कहता है कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि आयरिश उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके और अपना काम कर सके। और जैसे ही आयरिश अपने हाथ पांव खोलती है वो फौरन से रिचर्ड पे हमला कर देती है लेकिन रिचर्ड भी चुकन्ना था और इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है लेकिन इससे कार बेकाबू होके पेड़ से जा टकराती है। अब थोड़ी देर बाद जब रिचर्ड को होश आता है तो वो कार से बाहर आता है। आयरिस भी धीरे धीरे खुद को संभालती है और अपने पाँव पे लगे हुए बेल्ट को काट के खुद को आजाद करती है।
तभी रिचर्ड कहता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये सब बेकार है। लेकिन इस पर रिचर्ड उसके पास नहीं आता क्योंकि आयरिस के हाथ में चाकू था। लेकिन रिचर्ड थोड़ी ही देर बाद शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे कहता है कि बस थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे। मैं तुम्हें पहले ही पैरालाइसिस का इंजेक्शन दे चुका हूँ। और ये बात सुनते ही आयरिस के चेहरे पे डर की एक लहर दौड़ जाती है। रिचर्ड उसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे पाँव काम करना बंद करेंगे, फिर हाथ, और इसके बाद तुम्हारी आवाज। तुम सब कुछ देख पाओगी लेकिन कुछ कर नहीं पाओगी। आयरिस का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ से भाग जाती है। और अब हर कदम के साथ उसके पाँव कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने की कोशिश करती है। हर बीते लम्हे के साथ उसके हाथ और पाँव की कमजोरी बढ़ती जा रही थी और रिचर्ड ठीक उसके पीछे है। जिस तरह से सांप अपने शिकार को डसने के बाद उसके बेहिस होने का इंतजार कर रहा होता है। उसकी आंखों में एक बेरहम चमक है। आयरिस के पाँव अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो पूरी ताकत के साथ खुद को रेंगते हुए पास वाली नदी के पास लेके जाती है। और रिचर्ड को जैसे ही इस बात का एहसास होता है वो फौरन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक आयरिस नदी में चली जाती है। और अब तक रिचर्ड को भी पता लग गया था कि आयरिस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन नदी के तेज बहाव में आयरिस एक नई मुसीबत का सामना कर रही है। वो तैर नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जीने की उम्मीद लेके वो सीधी होके अपनी सांसों को रोक लेती है और वो पानी पे फ्लोट करने की कोशिश करती है। लेकिन नदी के इस तेज बहाव में खुद को जिंदा रख पाना एक जंग से कम नहीं है। और अब नदी के तेज बहाव के साथ बहती हुई वो रिचर्ड की पहुंच से काफी दूर आ जाती है और खुद को संभालते हुए किनारे पे गिरे हुए एक पेड़ को पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद को किनारे पे खींच लाती है। लेकिन तभी उसके शरीर पे इंजेक्शन का पूरा असर हो चुका था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। और कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो महसूस करती है कि उसके हाथ पांव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो कि इस वीराने में एक लड़की को इस तरह से देख के काफी हैरान था। वो इससे पूछता है कि तुम इस जगह कैसे आई, लेकिन आयरिस कुछ बोल नहीं पाती। वो अपनी आंखें धीरे से चिपकाती है और बूढ़ा आदमी भी समझ आता है कि वो बोल नहीं सक रही। बूढ़ा आदमी ये समझ गया था कि इसकी बॉडी तो पैरालाइज है लेकिन ये देख और सुन सकती है। और फिर बूढ़ा आदमी से पूछता है कि क्या वो उसे सुन पा रही है, और वो एक बार फिर से अपनी पलक चिपकाती है। और इसके बाद बूढ़ा आदमी से पूछता है कि क्या वो हिल सकती है कि नहीं, और जिसपे वो 2 बार अपनी पलक चिपकाती है, जिसका मतलब ये था कि वो मूव नहीं कर सकती। और अब ये देख के वो बूढ़ा आदमी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि सबसे पहले तो वो उसे अपने घर के अंदर लेके जाएगा और इसके बाद वो पुलिस को कॉल करेगा, जिसके बाद पुलिस यहाँ आके उसे ले जाएंगे। और अब वो फौरन से एक ट्रॉली लाता है, उसे उठा के अपने घर में ले जाता है। लेकिन तभी उसके घर पे कोई दस्तक देता है, जिसे सुन के आयरिस फौरन समझ आती है कि जरूर ये रिचर्ड होगा और इसीलिए वो बार बार अपनी पलकें चिपकाती है ताकि वो इस बूढ़े आदमी को आगाह कर सके। अब बूढ़ा आदमी ये देख के समझ चुका था कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ है और इसके बाद वो आयरिस को सोफे के पीछे छुपा देता है। और बूढ़ा आदमी जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। अब बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो रिचर्ड उसे बताता है कि दरअसल उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और कार में वो और उसकी वाइफ थे। उसकी वाइफ और उसका झगड़ा हो रहा था जिससे कि ये कार एक्सीडेंट हुआ। और मजीद ये कि उसकी वाइफ थोड़ी सी पागल है जिसकी वजह से वो हमेशा नाटक करती रहती है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो यहाँ पे आई हो और उसकी मदद मांग रही हो। और ये देख के बूढ़ा आदमी कुछ समझ नहीं पाता। वो रिचर्ड से कहता है कि वो बाहर ही वेट करे और वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुला रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी देखता है कि रिचर्ड उसके घर के अंदर आ गया है और वो बूढ़ा आदमी उसे यहाँ से फौरन से बाहर जाने को कहता है। सहमी हुई आयरिस ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे उस इंजेक्शन का असर खत्म होता जा रहा था और रिचर्ड देखता है कि उस आदमी ने 911 पे कॉल मिला दिया था और ये सब कुछ पुलिस ने भी सुन लिया था, जिसका मतलब ये था कि पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पे पहुंच सकती है। और इसीलिए रिचर्ड तय करता है कि वो इस जगह को जला देगा ताकि सारे सबूत मिट सकें। और अब वो सारे घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है और अब वो उसी आदमी की कार लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। और इधर अपने सामने मौत को देख के आयरिस पूरी ताकत लगा के खिड़की पे लगे हुए ब्लाइंड्स को खोलती और बंद करती है। और ये देख के रिचर्ड समझ आता है कि आयरिस अंदर ही है और वो भाग के अंदर आता है। सोफा हटाने पे उसे आयरिस मिल जाती है और ये
कितनी आयरॉनिकल चीज हो गई। थोड़ी देर पहले खुद की जान लेने वाली एरिस को अपनी जान बचाने के लिए उसी आदमी की हेल्प लेना पड़ी जो कि उसकी जान लेना चाहता था। और अब घर को जलता हुआ छोड़ के रिचर्ड एरिस को लेके यहाँ से चला जाता है। और अब थोड़ी देर बाद कार में रिचर्ड की बेटी का कॉल आता है जो कि उसे अपने एग्जाम्स में आए हुए नंबर के बारे में बताती है, जिसे सुन के रिचर्ड बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसका मतलब ये था कि रिचर्ड का भी एक परिवार है, बीवी बच्चे हैं। और उसकी बीवी से बताती है कि रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में कल हम लोग भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। और जिससे रिचर्ड थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि महीने का ये हफ्ता मेरा होता है, मुझे अकेले रहना है। लेकिन रिचर्ड की बीवी कुछ नहीं सुनती और कल मिलने का बोल के कॉल कट कर देती है। और अब रिचर्ड को परेशान देख के आयरिस को थोड़ा सुकून मिलता है। और इसके बाद रिचर्ड एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है। वो रिचर्ड को एक सीट बेल्ट से बंद करके खुद पेट्रोल पंप के अंदर जाता है। और अब आयरिस के पास ये अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। अगर वो किसी तरह से कार से बाहर आ जाती है तो वो बच सकती है, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो अपनी पूरी फोर्स लगाती है और किसी तरह से ये सीट बेल्ट खोल देती है, जिससे कि आयरिस का सर कार की सीट पे आता है। और अब ये देख के एक बच्चा आयरिस के पास आता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और कहती है कि लोगों को ऐसी परेशान मत करो। और इसके बाद वो आयरिस से माफी मांगती है, लेकिन आयरिस की हालत देख के उसे थोड़ा सा शक होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और कार में पेट्रोल भरवा के आयरिस को फिर से सीट बेल्ट से बांध करके यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वो अपनी कार के पास पहुँचता है और अपनी कार के पास पहुँच के वो फौरन से खून से लथपथ कपड़े चेंज करता है। और इसके बाद वो आयरिस की कार में कुछ बेल्ट और इंजेक्शन रखता है। और इसके बाद वो अपनी कार को टो करने की तैयारी करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस के हाथों में फिर से जान आना शुरू हो गई है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस की कार आ जाती है जो कि आयरिस की हालत को देखते हुए सीधा रिचर्ड के पास जाता है। दरअसल पेट्रोल पंप पे मौजूद औरत को आयरिस की हालत देख के थोड़ा सा शक हुआ और उसने गाड़ी का नंबर नोट करते हुए पुलिस वालों को कॉल कर दी थी। लेकिन रिचर्ड कहता है कि मेरी बीवी नशे की हालत में है और वो बात नहीं कर पाएगी। और अब पुलिस ऑफिसर एरिश के पास जाते हैं, लेकिन एरिश कोई बात नहीं कर पाती। लेकिन तभी रिचर्ड उसे बताता है कि मेरी बीवी डिप्रेशन में है और बेटे की मौत के बाद वो नशा करने लगी है। रोते हुए अपनी बात बताना और लोगों को अपने चुंगल में फंसाना ये रिचर्ड की आदत थी। और वो ऑफिसर भी रिचर्ड की बातों में आ जाता है। लेकिन तभी आयरिस की एक सिसक के साथ ऑफिसर का ध्यान आयरिस की तरफ जाता है और आयरिस के पास बचने का ये आखिरी मौका है और इसीलिए वो अपनी पूरी फोर्स लगाती है और कहती है हेल्प और उस तरफ इशारा करती है जहाँ पे रिचर्ड ने बेल्ट्स और इंजेक्शन रखे थे। और अब ऑफिसर जैसे ही उन्हें देखता है वो फौरन से रिचर्ड को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी रिचर्ड उस ऑफिसर पे हमला कर देता है और लोहे की एक भारी चीज के साथ वो उस पुलिस ऑफिसर पे हमला कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस तरह से पुलिस ऑफिसर को जान से मारना रिचर्ड को गुस्से से भर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एरिश की वजह से उसके हाथों 2 आदमियों का कत्ल हो चुका है। इतने अरसे से वो ये सब कुछ बहुत आसानी से कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिचर्ड उस ऑफिसर की गन लेता है और उस बूढ़े आदमी की तरह ऑफिसर को उसी की कार के साथ जला देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन बेल्ट्स के पास पड़ा हुआ इंजेक्शन गायब है और आयरिस की बॉडी में भी लगातार सुधार आ रहा था, लेकिन अभी भी वो बामुश्किल बोल पा रही थी। रिचर्ड इन सब बातों से बहुत परेशान है। वो सोचता है कि किस तरह से इन सब बातों का इल्जाम वो आयरिस पे डाले और खुद यहाँ से बच निकले। तभी आयरिस उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। तभी रिचर्ड कहता है कि एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में पड़े पड़े उसे अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा बार बार याद आता था और उसे याद करते हुए जो सुकून उसे मिलता था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे मरता हुआ देख मैंने उसे थैंक यू बोला क्योंकि उसी के कारण मैं खुद को जान पाया और मैं भगवान को महसूस कर पाया क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि रिचर्ड एक सीरियल किलर है जो कि खुद को भगवान मानता है और जिस पल ने उसे ये महसूस करवाया उस पल को जीने के लिए बार बार वो ऐसा करता है। आयरिस कहती है एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे, उस दिन तुम्हारी बेटी को ये पता लगेगा
तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अपनी बेटी से दूर होना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। और तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम भी ये सब कुछ छोड़ के अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी गुजारना। लेकिन इन सब बातों का रिचर्ड पे कोई असर नहीं पड़ता और वो आयरिस को लेके अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है। और यहाँ पे एक नदी भी थी। रिचर्ड कहता है कि अगर सब कुछ सही रहता तो हम यहाँ पे एक वीक गुजारते, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी आयरिस अपने पास छुपाया हुआ इंजेक्शन रिचर्ड की टांग में घुसा देती है, लेकिन हाथ में ताकत ना होने की वजह से वो इंजेक्शन को इंजेक्ट नहीं कर पाती और इसीलिए रिचर्ड बड़े ही आराम से उसके हाथ से इंजेक्शन निकाल के उसे खाली कर देता है। बेबस आयरिस रिचर्ड से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वैसे भी मरने जा रही थी, तो मुझे क्यों रोका? रिचर्ड कहता है कि शायद तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही था। और अब रिचर्ड नीचे उतरता है और अपनी कार के पीछे से एक चाकू निकालता है और तभी हम पहली बार आयरिस को चीख के रोता हुआ देखते हैं। और इसके बाद वो आयरिस के हाथ बांध के घसीटते हुए उसे एक बोट पे बिठा देता है और फिर नदी के सबसे गहरे हिस्से में जाके बोट को रोक देता है। आयरिस अब बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। वो देखती है कि रिचर्ड अपने साथ 2 बड़ी बड़ी ईंटें भी लाया था, जिसका मतलब ये था कि वो आयरिस को मारने के बाद उसे इन ईंटों के साथ बांध के नदी में फेंक देगा। तभी उसकी नजर रिचर्ड के पीछे लगे हुए चाकू और पिस्टल पर पड़ती है और इसके बाद आयरिस उसे कहती है कि मेरे पॉकेट में मेरे बच्चे का खिलौना पड़ा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाए। प्लीज इसे मेरे पॉकेट से निकाल दो। ये देख के अब रिचर्ड को उस पर थोड़ा सा शक भी होता है, लेकिन आयरिस को यूं रोता हुआ देख के वो उस पे यकीन करने लगता है और वो आयरिस के पास आता है। उसके पॉकेट से वो टॉय निकालता है और जैसे ही रिचर्ड उसके पास आता है, मौका दे के आयरिस फौरन से वो चाकू उसके पॉकेट से निकाल लेती है और उसकी गर्दन के आर पार कर देती है। और खस्ता हुआ रिचर्ड जैसे ही गन निकाल के आयरिस पे हमला करने वाला होता है, आयरिस बोट को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और रिचर्ड पानी में जा गिरता है और उसकी गन बोट पे ही गिर जाती है। और तभी आयरिस फौरन से पिस्टल को लेने के लिए जाती है और दूसरी तरफ रिचर्ड भी बोट पे आने की कोशिश कर रहा था और तभी आयरिस बहुत सी गोलियां उस पे चलाती है और हाथों में कमजोरी होने की वजह से कुछ गोलियां चूक भी जाती हैं, लेकिन उनमें से 2 गोलियां रिचर्ड को लग जाती हैं और रिचर्ड पानी में गिर जाता है। और अब आयरिस सुक्का सांस लेती है, लेकिन तभी बोट में पानी भरने लगता है क्योंकि कुछ पिलर गलती से बोट पे लगी थी, जिसकी वजह से बोट में पानी भरने लगा था। लेकिन अभी भी आयरिस पूरी तरह से ठीक नहीं थी और इसीलिए वो लेटे लेटे खुद की सांसों को ठीक करने की कोशिश करती है और अब गहरी सांस के साथ वो नदी में डूबने लगती है और अब वो नदी पूरी तरह से शांत है और अब वो पानी से बाहर आती है। बंधे हुए हाथों के बावजूद वो किसी तरह से किनारे पे आती है और तभी रिचर्ड भी उसे किनारे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और अब तक आयरिस मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुकी है और अब वो तड़पते हुए रिचर्ड के पास जाती है और उसे कहती है थैंक यू। और इसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और यहाँ पे इस थैंक यू के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि आयरिस रिचर्ड को वही महसूस करवाना चाहती थी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने मरने से पहले महसूस किया था, और दूसरा ये कि रिचर्ड की ही वजह से आयरिस को अपनी जिंदगी की अहमियत समझ आई। उसी के कारण वो खुल के रो पाई और अपने बेटे की याद से निकल पाई।